नमस्कार। बेयर्स एंड बुल्स में आज हम बात करने वाले हैं करेंसी के ऊपर। रुपी ये स्ट्रांग रहना चाहिए कि रुपी ये वीक रहना चाहिए। स्ट्रांग रुपी होता है तो क्या होता है, वीक रुपी होता है तो क्या होता है। इसके ऊपर किसी ने क्वेश्चन पूछा था और 2-3 दिन से ये टॉपिक देखना भी था, तो आज उसके ऊपर बात करेंगे। ये क्यों टॉपिक इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि जितना रुपी स्ट्रांग होगा उतनी इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा कर रही है, जो कि सही है एक हद तक। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन कई बार ये आवश्यक होता है कि आप आपके रुपए को दबा के रखें। कई बार ये आवश्यक होता है कि आप आपके रुपए को दबा के रखें, क्योंकि एक डिप्रिशिएटेड करेंसी या एक वीक करेंसी के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने लाभ हैं। आपने देखा होगा आरबीआई ने पूरे इस वित्तीय वर्ष में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत स्वाभाविक कॉमन सेंस है, ये तो फाइनेंस का भी नहीं है, कि किसी भी चीज़ के पीछे अगर पैसा लग जाता है, जैसे अपने रुपये का डिमांड अगर बढ़ गया, अगर सब लोग रुपया खरीदना चाहते हैं तो रुपए का भाव तो बढ़ना चाहिए। यानी कि जो 73 का रुपये चल रहा है वो 72 आना चाहिए, 71 आना चाहिए, 60-65 होना चाहिए। अमेरिका भी यही बोल रहा है कि आपका रुपया आपने जानबूझ के अंडर वैल्यू करके रखा है, आप करेंसी मैनिपुलेटर हो। तो क्यों हिंदुस्तान या क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको दबा के रख रही है, उससे क्या लाभ है और क्या दोनों बाजू है, वो हमें देखना है। तो ये हम आज का वीडियो देखेंगे। बहुत बार लोग जो बोलते हैं वो बगैर समझे कुछ तो भी बोल देते हैं, और इमोशनल होके नहीं देखना है, इसलिए ये थोड़ा सा डीप में हम जाएंगे। करेंसी, बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट, इक्विटी मार्केट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, करंट अकाउंट सरप्लस, डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं और ये आपको आपके रुपये डॉलर या जो भी करेंसी रेट है उसको अफेक्ट करती है। हमें करना क्या है? सबसे पहले तो शेयर बाजार देख लो, आज थोड़ा सा नरम लग रहा है। नरम यानी अभी तक माइनस नहीं है, पर जिस हिसाब से जो तेज़ी दिखा रहा था बाजार पिछले कुछ दिनों से, बजट के बाद से विशेषकर, ये बजट वाला दिन था, उसके बाद 1 2 3 4 कंटिन्यूस ऊपर 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 जा रहा है। तो आज कहीं तो भी थोड़ा सा फ्लैट है बाजार, 15,100, सेंसेक्स 51,000 के ऊपर, निफ्टी 15,100 के ऊपर। एमएसीडी भी थोड़ा सा मोमेंटम जो है, हिस्टोग्राम में आप देख सकते हो, एमएसीडी का मोमेंटम थोड़ा सा वैसा तेजी वाला नहीं है डेली चार्ट पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार टूटेगा या समथिंग लाइक दैट। बाजार जस्ट एक चार्ट देखने के लिए, देखिए हम ये जो भी बातें करते हैं, एक बात हरदम याद रखना है कि मेरा पोर्टफोलियो जो लेवल पे है उससे कम नहीं आना चाहिए। आप ये गोल्डन रूल आप पकड़ के चल लीजिए, मेरा पोर्टफोलियो नीचे नहीं आना चाहिए, बस ये ही एक बात है। वॉरेन बफेट की लाइन है, रूल नंबर 1 डोंट लूज मनी, रूल नंबर 2 डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो लूज मनी, हमें पैसा गंवाना नहीं है। हम अब पिछले कोविड के समय से जो भी आप में से निवेशक होंगे, बाजार में निवेश होगा जिनका, तो कुछ नहीं करना था, बाजार ने आपका पोर्टफोलियो डबल कर दिया होगा, या यानी कुछ स्टॉक्स डबल, या ओवरऑल पोर्टफोलियो 30-40% जो भी है। कुछ कुछ तो एनएवीज डबल हो गई, 16 की 32, 60 की 120, ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स भी। तो हमें ये हरदम देखना है कि अपना पोर्टफोलियो नीचे नहीं आना चाहिए। अब हम अगर अपना पोर्टफोलियो आ गया है 30% ऊपर, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ से बाजार ऊपर जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अगर बाजार नीचे आना है तो मेरा पोर्टफोलियो नीचे नहीं आना चाहिए, और वो है हेजिंग। तो हेजिंग से रिलेटेड 2 वीडियोस के लिंक इसके नीचे डाल के रखें। और दूसरी बात, ये हेजिंग एक्चुअली कैसा इम्प्लीमेंट किया है अपने ही किसी इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड में, जीरो लॉस स्ट्रेटेजी, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, जीरो लॉस। मुझे लॉस होना ही नहीं चाहिए, बस आप स्टॉक्स लो, बॉन्ड्स लो, रियल इस्टेट लो, गोल्ड लो, करेंसी लो, कुछ भी लो, एक बार एक लेवल आ गई कि फिर नीचे नहीं आना है।
तभी तो पैसा कंपाउंड होते रहेगा, कंटिन्यूअस कंपाउंड कंपाउंड कंपाउंड, लॉस नहीं होगा। तो बाकी सब लोग जब निगेटिव में जाएंगे तब आप वहीं के वहीं रहेंगे, और फिर जब बाजार ऊपर जाएगा तो आपका पोर्टफोलियो वहां से ऊपर आएगा। ये कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, और उसका एग्जाम्पल्स है अपने वीडियो में, तो वो आप देखिए। तो ये सब आप तभी कर सकेंगे। देखिए, आप बुद्धि से, शांति से तभी सोच पाएंगे जब आप वो इमोशनल नहीं रहेंगे। अरे अरे बाजार गिर गया, जैसे कि आज बाजार, अच्छा बाजार 20 पॉइंट नीचे आ गया क्या, अरे बाप रे अब क्या होगा, अरे अब क्या होगा का क्या मतलब है, बाजार है ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो आपको ये जो इमोशन से रैशनैलिटी की तरफ जो एक जर्नी है, वो केवल और केवल नॉलेज से आएगी। आप जितना पढ़ेंगे उतना आप डीप होते जाएंगे, उतना आप धीर और गंभीर होते जाएंगे, कि आप हर एक चीज़ का कारण सोचने लगेंगे, और फिर उसके बाद आप निर्णय सही तरह से ले सकेंगे। तो ये पूरे जो भी हम टॉपिक्स टच कर रहे हैं, जैसे आप बोल सकते हो क्या फ़र्क पड़ता है रुपये डॉलर से, मुझे क्या करना है। अब नहीं करना है कुछ तो फिर तो क्या, फिर तो किसी से भी कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम हरदम पता रहनी चाहिए, और फिर उसको हमने हमारे इसमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए। सभी इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके, जितना हम हमारा सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ा सके और जितना डीप जा सके दोनों, और फिर उसको फनल करके अल्टीमेटली मेरा इन्वेस्टमेंट नीचे नहीं जाना चाहिए। ये आप रोज ये बात बोलिए अपने आप को, मेरा पोर्टफोलियो नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा और अपना पैसा अपने हाथ में लेना पड़ेगा, और जो कि संभव है और आसान भी है। और उसके बार बार वीडियोस भी अपन बना रहे हैं, और आज फिर से एक नया विषय इसी के लिए करें। तो ये पार्श्वभूमि है। चलिए, तो बाजार है अपना, चलते रहेगा, अच्छा है, ऊपर जा रहा है, 200 मिनट मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, वेरी गुड, जाओ भाई ऊपर जाओ। चलो, सब लोग बोलते हैं कि करेंसी का क्या है, पहले करेंसी का देख लो। $1 इज इक्वल टू 77, और फिर बाद में $1 इज इक्वल टू 73। ये हुआ था मार्च 2020 में, ये परिस्थिति है फेब 2021 में। आपको चार्ट दिखा देते हैं, पहले चार्ट देख लेंगे, और फिर इसका मतलब आज का सेशन फिर से लंबा होने वाला है। आज का सेशन फिर से लंबा होने वाला है। USD INR ध्यान दो, डेली चार्ट USD INR, ये आपका जुलाई 2020 है। आप देख लो यहाँ पे डेट आ रही है मार्च अप्रैल 2020, ये लगभग 77 हो गया था, और 77 से फिर धीरे 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 नीचे 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 आके आज ये 72 पे है। और आप देख सकते हो, अगर आप इसको मंथली चार्ट कर देंगे, रुपये का आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग एक साल। तो आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि रुपी इज एट 1 ईयर हाई अगेंस्ट द डॉलर, एक साल भर के हाईएस्ट लेवल पे, यानी कि पिछले साल इसी समय रुपी, आप देख सकते हो इसका भाव क्या चल रहा था, लगभग 72 के आसपास, और आज अगर आप भाव देखेंगे तो फिर से वही है 72 73। तो ये तो रुपी आपका, पहले तो देखिए पूरे एक साल भर बहुत स्टेबल रहा रुपी। ये इन्वेस्टर्स को चाहिए कि ऐसी करेंसी चाहिए कि जो स्टेबल हो। ये मूव कर रही 10 रुपया इधर 15 रुपया उधर, वो नो बड़ी लाइक्स। आप देखिए कितनी फर्स्ट क्लास स्टेबिलिटी है आपकी करेंसी में। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग आपके देश में आ रहे हैं, कि इट इज़ अ वेरी स्टेबल करेंसी। पता है आपको, यानी सब RBI बराबर कम्युनिकेट कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जिसके कारण कि रुपी, यानी कल रुपी कहाँ पे रहेगा, यानी जैसे वो टर्किश लिरा का हो गया था एकदम से डिप्रिशिएट, वैसा कुछ नहीं है। एक अच्छा स्टेबिलिटी का चार्ट यहाँ पे है। अब यहाँ से आगे चलते हैं कि ये 77 जो था वो 73 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि मार्च में, यानी कि पिछले साल, आपको $1 खरीदने को 77 रुपीज़ लगते थे। आपको $1 खरीदने को 77 रुपीज़ लगते थे, और आज आपको वही $1 खरीदने को 73 रुपीज़ लग रहे हैं।
कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, यू कैन बाय द सेम थिंग विथ लेस रुपीज, विथ लेस रुपीज। ये दिख रहा है आपको, यू कैन बाय द सेम थिंग विथ लेस नंबर ऑफ रुपीज। पहले आपको $1 खरीदने को 77 रुपीज लग रहे थे, अब आपको $1 खरीदने को 73 रुपीज लग रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है कि $1 का 65 होना चाहिए, अमेरिका बोल रहा है $1 का 65 यानी और ज़्यादा होना चाहिए। अब ये क्यों अमेरिका बोल रहा है कि ये और स्ट्रांग होना चाहिए, क्यों इंडिया इसको यहाँ पे 73 पे दबा के रख रहा है? यदि आप चार्ट देखेंगे, डेली चार्ट देखेंगे, तो आप देख सकते हो ये आरबीआई का इंटरवेंशन दिख रहा है, और आरबीआई ने कई बार बोला भी है ये इंटरवेंशन है कि आरबीआई इसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। आरबीआई चाहे जो हो जाए इसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। तो ये क्यों जाने नहीं दे रहा है वो हम अभी देखेंगे। क्या हो रहा है अभी, आप अगर कभी फैशन स्ट्रीट गए होंगे मुंबई में, वो एक टी शर्ट की कीमत वो बताते हैं, वो गोरों को वो लोग बताते हैं कि एक टी शर्ट की कीमत 1000 रुपये, 5000 रुपये वगैरह समथिंग, वो कुछ तो भी रेट बताते हैं। अब वो गोरों को पता होता है कि बार्गेन करना पड़ता है। अच्छा, बाजू में अगर आप खड़े हो तो आपकी तरफ देखता भी नहीं है, या ऐसा टी शर्ट कुछ तो भी रास्ते का माल सस्ते में हम जो बोलते हैं 1000 रुपये, फिर वो गोरे लोग बोलते हैं नो 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 1000 इज टू मच। ओके, फिर बोलता है मैं आपके लिए कम करता हूँ, आपके लिए मैं कम करता हूँ करके वो फिर उसको 900 रुपीज़ बोलता है। तो फिर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, अपने लिए कम किया है। वो 90 रुपए की चीज़ होती है या 100 रुपए की चीज़ होती है, वो बेचते हैं। इसलिए उनको आप में इंटरेस्ट ही नहीं होता है लोकल लोगों में, क्योंकि आप कहा कि भैया दे दो ना 100 रुपये 200 रुपये भैया, तो ये मार्जिन देखो ना, यहाँ पे 50 रुपए की चीज़ अगर आप 900 रुपये में बेच रहे हो, तो वो क्यों ये पॉसिबल होता है उनको बेचना? क्योंकि गोरे लोगों के लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो डॉलर्स में सोचते हैं। जैसे अगर आपके कोई रिलेटिव्स अमेरिका या लंदन या कहीं गए होंगे, बीच में किसी ने तो भी कहा कि हमने 2 पाउंड की पानी पूरी खाई। अब 2 पाउंड की पानी पूरी आने अपने को सीधा 150 रुपये दिख जाते हैं, ज़्यादा ही। सो इसलिए ये जो कन्वर्जन होता है करेंसी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये जो फैशन स्ट्रीट वाला लॉजिक है, वो शर्ट खरीद रहे थे, आप वही लॉजिक स्टॉक्स के लिए भी लगा दो ना। चाहे शर्ट खरीदो चाहे स्टॉक खरीदो, वो क्या देश में आके देश में का माल खरीद रहे ना। तो अपना शेयर बाजार जो इतना ऊपर जा रहा है, निफ्टी का पी जो इतना हाई है और तो भी सस्टेन्ड है उसका, और गोरे लोग जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो इतना पैसा डाल रहे हैं, उसका एक कारण ये है कि आपका रुपी आर्टिफिशियली सप्रेस्ड है। ऐसा अमेरिका का भी मानना है और आरबीआई भी बोल रहा है कि हम रुपी डिप्रिशिएट रखे हैं, वी आर कंफर्टेबल विद द डिप्रिशिएटिंग रुपी। तो ये पहला पार्ट। तो अपना स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि अपना रुपी जो 73 पे चल रहा है, 72 पे चल रहा है, वो और स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन वो सस्ते में मिल रहा है लोगों को, इसलिए लोग यहाँ पे आके हिंदुस्तान में पैसा डाल रहे हैं। अब आप इसको उल्टा समझो, ये एक पार्ट हो गया कि हिंदुस्तान पैसा अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर किधर गया रुपी, छोड़ो, इफ रुपी इज, अगर रुपया स्ट्रांग रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि लेस मनी विल फाइंड इंडिया अट्रैक्टिव। जितना पैसा भर भर के इंडिया में आ रहा है उतना नहीं आएगा। अच्छा, फिर व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट? इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर या इंपोर्ट्स विल बिकम अट्रैक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ध्यान दो। जीडीपी का फॉर्मूला या एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं? G + I + C + X - M। अब यदि इफ रुपी अप्रिशिएट्स, यानी कि अगर रुपी स्ट्रांग हो गया तो इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर।
इफ रूपी अप्रिशिएट्स इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर। ये क्यों है यहाँ पे देख लो। अगर आपको $1 की कोई चीज खरीदनी है आज की तारीख में, अगर आपको $1 की कोई चीज खरीदनी है तो आप बोलोगे मुझे 73 रुपीज देने पड़ेंगे। लेकिन कल अगर वही $1 की चीज आपको खरीदनी है और रूपी डॉलर का भाव 65 हो गया तो आप बोलोगे मुझे तो 65 रुपये में मिल रही है। यानी कि क्या हो गया कि आपका रूपी स्ट्रांग हो गया, आपका रूपी स्ट्रांग हो गया, 73 की जगह 63 हो गया, 65 हो गया। तो आपको 10 रुपए कम, यहाँ पे 63 लिख दो तो आसान हो जाएगा। तो अगर 73 की जगह 63 हो गया तो आपको 10 रुपए कम देने पड़ेंगे वही चीज खरीदने को। लेट अस से कोई एक टॉय है या कोई एक पेन है, कोई एक टॉय है, खिलौना है कुछ, आपको इंपोर्टेड खिलौना चाहिए। आज आपको वो 73 रुपए में पड़ेगा डॉलर से कन्वर्ट करके। पर अगर आपका रूपी स्ट्रांग हो गया तो आप बोलोगे कि अच्छा ठीक है 10 रुपए कम देने पड़ रहे हैं, मुझे 63 में पुराता है, 73 में मुझे महंगा लग रहा था लेकिन 63 में मुझे पुराता है। तो वही चीज आपको 73 में आप इंपोर्ट नहीं कर रहे थे लेकिन 63 में आप उसको इंपोर्ट करने लगे हो। सो दैट मीन्स व्हाट विल हैपन, अगर रूपी स्ट्रांग हो गया तो इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर। अगर चीप इंपोर्ट हो गया तो लोकल टॉय फैक्ट्री का क्या होगा, समझ रहे हैं आप। अगर आप इंपोर्ट करने लगे तो ये जीडीपी में आप ये m माइनस की साइन के साथ आता है ना, m माइनस की साइन के साथ आता है, वो आपकी जीडीपी को नीचे खींचेगा। और अगर वो नीचे खींचेगा यानी आपका कहाँ पे अफेक्ट हो गया, ये आपका हर्ट हो गया। क्यों ये हर्ट हो गया? क्योंकि कंजम्पशन, आप जो पैसा हिंदुस्तान में खर्च कर सकते थे, ध्यान दीजिए, आप जो पैसा हिंदुस्तान में खर्च कर सक रहे हैं वो पैसा आप हिंदुस्तान के बाहर खर्च कर रहे हैं। यानी कि लोकल वो खिलौना जो हिंदुस्तान की फैक्ट्री में बन के आ सकता था वो आपने किसी बाहर की फैक्ट्री का खरीदा। तो यानी कि लोकल कंजम्पशन पे मार पड़ गई ना, ये एक पार्ट। अच्छा, फिर अगर लोकल कंजम्पशन पे मार पड़ गई तो वो जो फैक्ट्री वाला है उसका नया फैक्ट्री आएगा ही, वो दूसरा फैक्ट्री डालेगा ही क्यों, अगर पहले फैक्ट्री का ही माल नहीं बिक रहा है तो यानी कि इन्वेस्टमेंट पे भी मार पड़ गई। तो देखो तीन, इसी फॉर्मूला में इसको एग्रीगेट डिमांड भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपन एग्रीगेट डिमांड या फिर जीडीपी, कुछ भी बोलो आप उसको। पर एग्रीगेट डिमांड कम हो गई ना, क्योंकि एक आपने माइनस वाली साइन के साथ किया तो उसने वो फॉर्मूला में नीचे खींच लिया, दूसरा आपने बाहर में पैसा खर्च किया इसके कारण लोकल कंजम्पशन कम हो गया, तीसरा लोकल कंजम्पशन कम होने के कारण नया इन्वेस्टमेंट नहीं आया, तो नया इन्वेस्टमेंट जीडीपी तो पूरे ही मार खा गया। बस आप एक पॉइंट देख लीजिए कि अगर रूपी सिर्फ एप्रिशिएट हो गया, अगर रूपी अप्रिशिएट होने दिया हमने तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। हम जब बच्चे थे तब इंपोर्टेड चीज़ों की बहुत, किड्स ऑफ द 90s, इंपोर्टेड चीज़ों की बहुत, मिडिल क्लास फैमिलीज में इंपोर्टेड चीज़ों की बड़ी क्रेज होती थी। आजकल हर कोई अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस जा रहे हैं सब जगह। पहले ऐसा नहीं था, यानी आईटी के जो लोग सबसे पहले गए थे वो हमारी जनरेशन के ही लोग गए थे, तो तब बड़ा क्रेज रहता था कि कहीं कुछ फॉरेन से आया कहीं। आजकल ऐसा नहीं है। तो ये जो पार्ट है कि फॉरेन गुड्स का अट्रैक्शन, वो अगर हमारा उद्देश्य क्या रहना चाहिए कि अपने देश में ज़्यादा बनाओ और वो बेचो, अपने देश में ज़्यादा बनाओ और वो बाहर बेचो, तब जाके अपना एम कम होगा। या एम भी अगर करना ही है तो ऐसी चीज़, यानी कंजम्पशन के लिए मत करो, बड़े बड़े मशीन्स इंपोर्ट करो या समथिंग लाइक दैट। तो देयरफॉर आपको ये बात समझनी है कि स्ट्रॉन्ग रूपी और वीक रूपी के क्या क्या, अगर करेंसी लो रही, आपका करेंसी अगर रूपी आपका कम रहा तो आप कैपिटल अट्रैक्ट करोगे। ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल हमने अभी देखा था कि क्योंकि 63 पे मिल रहा है, सॉरी 63 की चीज़ 73 पे मिल रही है, यानी कि आपको 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं गोरों को, तो वो अपने देश में आएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो नए फैक्ट्री, एफडीआई, अब देख रहे हैं ना इतनी सारी कंपनीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स ले रही है, एफडीआई आ रहा है, तो वो अपने देश में नए इन्वेस्टमेंट्स आएगी, नई फैक्ट्री आएगी जिससे नए जॉब्स आएंगे। इसलिए हमारे देश में करेंसी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। इसका मतलब ये नहीं अप्रिशिएट होनी ही नहीं चाहिए, हो रही है अप्रिशिएट, आप यहाँ पे देखो ठीक ही ठाक अप्रिशिएट हो रही है। पर ये नहीं कि सीधा 65 कर दो क्योंकि आज 65 है, क्योंकि बहुत सारा हॉट मनी का फ्लोज है,
वो हमको लॉन्ग टर्म में इंडिया को थोड़ा सा निगेटिव रहेगा। अगर आपने करेंसी बहुत स्ट्रांग कर दी, आप इसको इस तरह से भी समझो, अगर आपकी करेंसी बहुत स्ट्रांग हो गई तो जैसे आप इंपोर्टेड चीज़ें, जैसे आज वो गोरे इंडिया में आके कैसा भी बिहेव करते हैं, वैसे हम और आप भी बाहर जाके वैसे ही बिहेव करेंगे। अरे हमारे 1 रुपए में तो क्या आपके, जैसे जापान के साथ है या जो भी है, हमारे $1 में आपके 70 रुपए आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे हमारे 1 रुपए में आपके $70 आ रहे हैं। समझो, समथिंग लाइक दैट। अगर वैसा करने लगे तो देश के बाहर पैसा जाएगा ना, हम तो बाहर पैसा, वैसे ही कंपनियां भी आज अगर करेंसी लो है जिसके कारण कैपिटल अट्रैक्ट हो रहा है, अगर करेंसी हाई हो गई तो अपने अपने कंपनियां, अपने बिजनेसमैन बोलेंगे अच्छा हम वो कंपनी खरीद लेते, ये कंपनी खरीद लेते बाहर जाके। यानी बाहर की कंपनी खरीदना एक बात है, वो आप अच्छी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं, पर देश का क्या, जॉब्स तो देश में बनाने हैं ना अपने को, फैक्ट्रियां तो देश में आनी चाहिए। तो इसके लिए भी, और फिर इंपोर्ट्स, अगर इंपोर्ट्स चीप, यानी वही इंपोर्ट्स चीप हो जाएंगे और फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को हर्ट होगा। तो ये आपको समझना चाहिए कि इसलिए बहुत ज़्यादा करेंसी, आपको वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी, आपको स्विस इकोनॉमी का थोड़ा सा एग्जाम्पल आपने पढ़ना चाहिए अगर आपको किसी को इंटरेस्ट होगा तो, पर जनरली इतना समझने के लिए काफ़ी है। बाजार देख लो क्या कर रहा है, हाँ 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 ऊपर जा रहा है, जा बाबा जा, अपने को फर्क नहीं पड़ता, नीचे गया तो लॉन्ग पुट से है जाए, अपन और बाय कर लेंगे, वीडियो देख लीजिए। ऊपर गया तो अच्छा ही है, अपना इन्वेस्टमेंट ऊपर ही जा रहा है। सो चित भी मेरी, पट भी बहुत हद तक मेरी। एग्रीगेट डिमांड, इफ एम इंक्रीजेस एडी फॉल्स, समझ रहा है ना, अगर इंपोर्ट बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, क्योंकि इंपोर्ट की माइनस की साइन होती है। इफ एग्रीगेट डिमांड फॉल इट कैन लीड टू स्लो डाउन एंड रिसेशन। अब अगर इंडिया में डिमांड ही नहीं रही या डिमांड कम हो गई, जो आपने देखा था कोविड के समय, रिसेशन स्लो डाउन हो गया था, तो उसमें कंजम्पशन भी हिट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी हिट हो जाता है, फिर आपकी तो इकोनॉमी नीचे 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 जाएगी। हमें क्या दूसरों की इकोनॉमी चलानी है क्या? कई वर्षों तक तो हमारी इकोनॉमी में इतनी उल्टी गंगा बह रही थी कि रुपये भी डिप्रिशिएट हो रहा था और एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ रहे थे, और हम इंपोर्ट पे इंपोर्ट करे जा रहे थे। चाइना के फैक्ट्रीज हम लोग बड़े कर रहे थे, तो वो कहीं तो भी थोड़ा सा अभी कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। इंस्टेड ऑफ सी वी विल फोकस ऑन एम। क्या होगा कि हम देश में खर्च करने से ज़्यादा हम लोग इंपोर्टेड चीज़ें खरीदने लगेंगे, फिर इंडिया का कॉम्पिटिटिवनेस कब बढ़ेगा? आज अपने देश में कितनी सारी चीज़ें बन रही है, और फार्मा देख लो, फार्मा सेक्टर तो हम दुनिया को अभी बेच रहे हैं, और अभी तो फार्मा का अभी वो कुछ एक्सपो भी होने वाला है, जिसमें वो सिरिंज और वो प्लास्टिक पैकेट्स वगैरह, वो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को अगर बूस्ट करना है तो अपना रुपी थोड़ा सा वीक या कमज़ोर रखना जरूरी है, ये लॉजिक से समझिए। इफ एम इज सिग्निफिकेंटली मोर देन एक्स, अगर एम ही बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करे जा रहा है और एक्सपोर्ट है ही नहीं अपने कुछ, जो कि अपना 2013 में हुआ था। अब कभी आप 2013 का अगस्त के समय, जब डॉक्टर सुब्बा राव जब RBI गवर्नर थे, तो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट टू GDP ये 4% हो गया था। आपको समझ रहा है 4% किसको बोलते हैं? करंट अकाउंट। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, हम करंट अकाउंट सरप्लस में, आप देखिए कितनी उल्टी गंगा बह गई है। आपको समझ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस। अभी इस बार करंट अकाउंट सरप्लस आने का कारण ये है कि कोविड था, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट जो भी है, वो ये वन ऑफ केस है। हम करंट अकाउंट सरप्लस में शायद ही कंटिन्यू करेंगे हरदम के लिए, पर फिर भी, और करंट अकाउंट सरप्लस है, इसके लिए भी रुपी अप्रिशिएट हो रहा है या रुपी के ऊपर अपवर्ड प्रेशर है, पर फिर भी करंट अकाउंट डेफिसिट टू GDP 4%, यानी कि ये इतनी, उसके लिए फिर रुपी धड़ाधड़ डिवैल्यू हो गया था फिर उसके बाद, और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे। तो वो बहुत अच्छी बात नहीं रहती है कि अगर आप केवल इंपोर्ट्स पे ही ध्यान दो। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को अगर बढ़ावा देना है, करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेजेबल रखना है, या करंट अकाउंट सरप्लस के पास लेके जाना है, सारी चीज़ें अगर करनी है, तो आपको वीक करेंसी इज रिक्वायर्ड। वीक करेंसी इज रिक्वायर्ड। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वीक यानी एकदम ही पूरी इतनी कर दो कि इन्फ्लेशन हद के बाहर चले जाए, वैसा भी नहीं है। तो वो मैनेज करना चाहिए। तो RBI आज बहुत एक अच्छे सिचुएशन में है। RBI एक अच्छे सिचुएशन में है, क्योंकि
इतना पैसा आ रहा है मार्केट हिंदुस्तान में कि फॉरेक्स रिजर्व तो वो खरीदते जा रहे हैं अपना फॉरेक्स रिजर्व। अच्छा, अभी तो पॉजिटिव लूप ये हो रहा है कि क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और इसके लिए और वो अट्रैक्ट करे जा रहा है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर ब्याज दरें ऊपर रही तो हाँ, ये सारी चीज़ें। और एक है कि अगर आपने, अब ये सारे पॉइंट्स पे एक बार ध्यान दे देते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स, अगर आपने ब्याज दरें बढ़ा दी तो आप और करेंसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। इसको आप हॉट मनी लिख लो। हॉट मनी का क्या मतलब है? आपके देश में अगर ब्याज दर ज़्यादा है तो कुछ शॉर्ट टर्म वाला पैसा जो कि और किसी देश में जाने से अच्छा बोलेगा आपके देश में, क्योंकि आपके देश में फॉर द सेम लेवल ऑफ रिस्क रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उससे करेंसी अप्रिशिएट हो सकती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो तो करेंसी अप्रिशिएट होने के चांसेस हैं। लो इन्फ्लेशन, अगर महंगाई कम रही तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो सकती है। हमारे देश में अभी इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल, अब देखिए इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? रुपए की खरीदने की ताकत। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? रुपए की खरीदने की ताकत। अब अगर इसको क्या हो गया, ठीक है छोड़ो। अब अगर रुपए की खरीदने की ताकत बढ़ गई, इसका मतलब है आप उतने ही रुपयों में ज्यादा चीज खरीद सकते हो। और उतने ही रुपयों में ज्यादा चीज खरीदना, इसका मतलब है लो इन्फ्लेशन। महंगाई कम होने का क्या मतलब है? आपको कम पैसे में ज्यादा मिल रहा है। सो ये इंडिया में अभी है, तो इसके कारण रुपए पे अपवर्ड प्रेशर है। इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस, आपको पता होगा 1-2 साल पहले वो टैक्स कट्स कर दिए थे अपने देश में, और अभी लेबर लॉज भी आ रहे हैं कि जिसके कारण आपका, अगर आप लो कॉस्ट हाई क्वालिटी, एक एग्जांपल याद आया पोर्टुगल का। पोर्टुगल और ग्रीस, ये दोनों इकोनॉमीज इसलिए प्रॉब्लम में आई थी यूरोजोन में क्योंकि उनकी करेंसी एक ही है, यूरो। उनकी करेंसी एक ही है वो सभी देशों की, यूरो। लेकिन ये दोनों देशों में प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं है, लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स कम है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट देश होते तो ये अपनी करेंसी डिवैल्यूएट कर सकते थे और इन्होंने की रहती, पर क्योंकि कॉमन करेंसी है और ये देशों की एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स उतने कॉम्पिटिटिव नहीं हुए, जितनी करेंसी स्ट्रांग थी उतने सबसे उसको उतने ये वाले एक्सपोर्ट्स नहीं थे, तो इसलिए ये दोनों करेंसीज को देशों को प्रॉब्लम आया। तो करेंसी ये देश को बना बिगाड़ सकती है। करेंसी ये देश को बना बिगाड़ सकती है, करेंसी का एक्सचेंज रेट। और वो तो ये आपको थोड़े से एग्जांपल्स हैं। तो अगर हमारे देश में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा, और जो कि हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेबर लॉज जो आ रहे हैं नए, और भी जो सारी चीज़ें हो रही है, टैक्स रेट्स कम कर रहे हैं हम, फार्मा सेक्टर के लिए कर रहे हैं, और पीएलआई स्कीम लेके आए गवर्नमेंट। ये सारे क्यों है कि हमारे देश की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े, हम कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी, और जो कि अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। आपको पता है अपना मंगलयान, हाँ मंगलयान अपना कम से कम कॉस्ट में हम लोग मंगल तक चले गए थे। उससे ज़्यादा बजट तो हॉलीवुड के मूवी का होता है, एलियन वाली। तो इसलिए ये इंडिया की एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और ये अपने काम में आ सकती है, जिसके कारण रुपये अप्रिशिएट फिर से हो सकता है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि रुपये अप्रिशिएट होना चाह रहा है, लेकिन हम उसको दबा के रखें। ये जानबूझ के आरबीआई कर रहा है। इट्स इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। एक्सपेक्टेशन, आपकी जीडीपी की ग्रोथ, आप अभी तो सबको पता है कि इंडिया की जीडीपी 11% से बढ़ने की सब लोग बात कर रहे हैं इस वित्तीय वर्ष में, और उसके बाद अगले वर्ष में 6% से। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि अब जहाँ पे ग्रोथ होगी वहीं पे पैसा आएगा ना। तो इसलिए ये एक कारण है कि जिसके कारण इंडिया का रुपी और अप्रिशिएट हो रहा है, कि लोगों को आना है आपके देश में कि यहाँ पे ग्रोथ है करके। करंट अकाउंट सरप्लस, ये तो हमने अभी बात करी कि आपके इंपोर्ट्स अगर कम है और एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा है। अभी करंट अकाउंट सरप्लस ये हरदम रहेगा ऐसा नहीं है। कोविड के टाइम पे हमने इंपोर्ट्स कम कर दिए थे, इंपोर्ट का फॉल ज़्यादा हुआ था एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, इसलिए हमारा वो करंट अकाउंट सरप्लस है। बट ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग एज फार एज करेंसी को सपोर्ट इज कंसर्न। जीडीपी ग्रोथ, इसके ऊपर भी हमने अभी बात करी कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इतनी ग्रो करेगी।
आरबीआई कंटिन्यूअस डॉलर बाय करते जा रहा है। ये भी आपको पता है, रोज न्यूज में आता है कि आरबीआई ने डॉलर बाय किया जिसके कारण रुपी स्टेबल रहा। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये चार्ट देखिए ना, ये इतनी फ्लैट लाइन है, इतनी इतनी इतनी। तो आरबीआई बहुत ग्रेजुअल 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 थोड़ा सा कुछ तो भी ऊपर जाने दे रहा है, बाकी सिर्फ बाय करते जा रहा है। बाय कर रहे हैं कि क्या मतलब है कि आरबीआई डॉलर खरीदते जा रहा है और रुपी छोड़ते जा रहा है बाजार में, जिसके कारण जितना रुपी का सप्लाई बढ़ेगा उतना रुपी का प्राइस कम रहेगा। सीधी बात है ना, जितना सप्लाई ज्यादा उतना भाव कम, तो वो आरबीआई कर रहा है यहाँ पे। तो ये एक और पॉइंट है। हाँ, अभी देख लो ऑयल प्राइस। अब जैसा कच्चे तेल का भाव नीचे जाता है, रशिया, आपके ऑयल एक्सपोर्टिंग ओपेक कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि इनकी करेंसी ये उनकी एक्सपोर्टिंग कमोडिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर कच्चे तेल का भाव नीचे आ गया तो ये करेंसी, ये कंट्रीज को तो उड़ने को टाइम नहीं लगेगा। वेनेजुएला का एग्जांपल आप देख लो, आप पढ़ लेना। तो ये वो वाला पार्ट है कि जो अब हमारे यहाँ पे तो हम ऐसी कोई कमोडिटी पे डिपेंड नहीं करते। हमारे मेजर एक्सपोर्ट्स क्या है? टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सॉफ्टवेयर। सो वी आर इन अ वेरी गुड। और अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में स्पाइसेस, और स्पाइसेस तो अपने ट्रेडिशनल थे, और अभी मैन्युफैक्चरिंग में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग किसी कमोडिटी पे डिपेंडेंट नहीं है एक्सपोर्ट्स के लिए, कि उसके ऊपर ही हमारे इकोनॉमी के फॉर्चून्स लिंक्ड है करके। और ये एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट डेट जो अपने देश में है अभी इस साल। आपने देखा कि 2 दिन पहले भी अपन ने वीडियो बनाया था कि बॉन्ड डिवॉल्व हो गया और इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेशंस थोड़े से बढ़ रहे हैं, यील्ड्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है। कंपनियां बोल रही है कि कॉस्ट के इनपुट कॉस्ट थोड़े से बढ़ेंगे जिसके कारण मार्जिन प्रेशर्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें, गवर्नमेंट डेट थोड़ा सा ज़्यादा इस बार जो हो रहा है बजट में। पर अगर अब ध्यान दीजिए, अपने इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो है, उसमें भी अपन ने ये बोला है कि उन्होंने बताया गवर्नमेंट ने कि हाई डेट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इफ़ ग्रोथ इज़ देयर। अगर हाई ग्रोथ है, अगर हाई ग्रोथ है तो डेट प्रॉब्लम नहीं है। सही बात है, क्योंकि अगर ग्रोथ होती रही तो वो जो ग्रोथ रेट है उसमें से ही इतना पैसा आ जाएगा कि वो इंटरेस्ट और ये सब करने में हो जाएगा। तो इंडिया का अभी डेट उतना प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी हमारा फॉरेन नहीं है, हमारा मेजरली इंडियन ही डेट है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि करेंसी क्यों हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। स्ट्रांग करेंसी इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट। इसलिए आप देखो अभी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप यूएस डॉलर देखेंगे तो यूएस डॉलर ने हरदम ही स्ट्रांग डॉलर पॉलिसी फॉलो करी है, स्ट्रांग डॉलर पॉलिसी। पर अभी आप देखो पिछले कुछ दिनों में यूएस डॉलर को वो कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएट होने दे रहा है। यूएस ऑल्सो वांट्स टू डेप्रिशिएट। तो सभी, हर कंट्री, और इसको रेस टू द बॉटम बोल सकते हैं इसको, या फिर रेस टू द बॉटम का क्या मतलब है? हर कंट्री अपनी करेंसी डेप्रिशिएट करने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान ने क्यों अपनी करेंसी अप्रिशिएट करनी चाहिए और ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव रहना चाहिए? तो जो लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की करेंसी हद से ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाए, वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव रहे। और ये वही लोग कहेंगे कि जिनको या तो समझता नहीं है, या तो जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान पीछे रहे। तो अगर ना समझी में मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है, एक बार समझ गया तो मैं समझ जाऊंगा। पर अगर मैं समझ के जानबूझ के बोल रहा हूँ तो ये बड़ा डेंजरस है। और इसलिए आप सब लोगों ने इस पे ध्यान देना चाहिए। यानी एक तो बात ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट तो चल रहा है, अपने स्टॉक्स हैं, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, इंडेक्स फंड में है, डेली एसआईपी चल रही है, लॉन्ग पुट, वो तो एक पार्ट है। पर ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये भी हमें डीप जाके पता रहने चाहिए कि वाई आरबीआई डज नॉट वांट अ स्ट्रॉन्ग करेंसी। आरबीआई क्यों चाहता है कि करेंसी अपनी रुपी जो है वो ठीक ही ठाक रहे, लेकिन एकदम से 70, 65, 60 हमारा रुपी कितना स्ट्रांग है ये दिखाना शायद अपने देश के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, पोर्टुगल, ग्रीस, यूरो, स्विस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जिसमें स्ट्रॉन्ग करेंसी के कारण इकोनॉमी को थोड़ा सा, यूके, लंदन, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो ये था आज का टॉपिक। बहुत दिनों से बहुत लोग
बोल रहे थे। वीक करेंसी का एक मुझे भी ये टॉपिक करना था बहुत दिनों से कि एक्सपोर्ट्स अगर कॉम्पिटिटिव हो गए तो आप यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया पॉजिटिव लूप आ जाता है आपका, ये बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट अगर बढ़ गया तो देश में पैसा ज़्यादा आएगा, तो फिर हम कंज्यूम भी ज़्यादा करेंगे। अगर मैं कुछ एक्सपोर्ट करता हूँ, अब जैसे हम यूट्यूब पे वीडियोज डाल रहे हैं, मैं एक्सपोर्टर हूँ, बड़े गर्व के साथ बोलते हैं हम लोग एक्सपोर्टर है, क्योंकि डॉलर में आते हैं, जो भी आता है थोड़ा बहुत, लेकिन डॉलर कमा रहे हैं हम देश के लिए। अब वो जब डॉलर आता है मेरे पास, जब डॉलर आता है तो मैं उसको कुछ तो भी खरीदूंगा, मैं मोबाइल खरीदूंगा, मैं समथिंग, तो मैं देश में कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ। अब जब मैं देश में कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो उसके कारण वो जो फैक्ट्री है वो बोलेगी अच्छा ये पानी की बोतल 2 जा रही थी, अभी पानी की बोतल 3 जा रही है, तो मुझे और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो वो आप समझ रहे हैं, एक पॉजिटिव लूप आता है। तो एक्सपोर्ट्स पे अगर आपने फोकस किया तो पॉजिटिव लूप आता है, इंपोर्ट्स पे अगर आपने फोकस किया तो निगेटिव लूप आता है। एक है विशियस साइकिल इंपोर्ट्स वाली और एक है वर्चुअस साइकिल एक्सपोर्ट्स वाली। तो हमको सबको करना क्या है, एक तो पढ़ना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन दूसरा जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट्स पे ध्यान देना है। और वो जो दुनिया भर का पैसा जो इंडिया में हम लोग लाते हैं उसको हमको बाद में इंडियन कंजम्पशन और फिर इन्वेस्टमेंट स्टोरी को रेस करने में हमें काम में आएगा। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। करेंसी क्या बार बार वही स्टॉक करना, स्टॉक बॉन्ड करेंसी, अभी हम बॉन्ड भी बहुत टच करते हैं, आज करेंसी को भी थोड़ा डीप में टच किया और फिर इन तीनों को भी हम धीरे धीरे करते रहेंगे। सो दैट इज कैपिटल मार्केट मॉड्यूल अगर अब तक नहीं किया है तो 8610 कम हो गया, तो आप शैलेश सर का ये नंबर है, कैपिटल मार्केट मॉड्यूल अगर नहीं रजिस्टर किया है तो शैलेश सर का ये नंबर है, आप इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग कैपिटल मार्केट मॉड्यूल में आते हैं उनको फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं और वो भी पेड होता है, तो वो सारी चीज़ें शैलेश सर आपको समझा देंगे। कल कोई पूछ रहा था इसलिए। सो दिस इज़ दैट। फॉर्म की लिंक है वो प्लीज़ आप भर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सारे वीडियोस जो काम के हैं, वैसे तो सारे वीडियोस काम के हैं, मेरा कौन सा वीडियो काम का नहीं है, मैं थोड़ी ना कुछ बोलूँगा, मेरे सभी वीडियोस काम के हैं। देखो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ है, टेक्निकल की सीरीज़ है, लेकिन स्पेसिफिक टू हेजिंग एंड एप्लीकेशन वो जो वीडियो 2-4 लिंक है, या CRR रेपो का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो कुछ वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप वो देख सकते हैं। एट द सेम टाइम शेयर एकेडमी, थैंक यू वेरी मच, आपके व्यूअर्स आके यहाँ पे लिख रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच शेयर एकेडमी। आप वीडियोस देख रहे हैं सभी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।